प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को बिल को दबा देना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2020 के गणित का सेट नंबर 5 बताएंगे। तो आपको पहले का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है कि 15, 18 और 24 का लासा है। ठीक है, हमें इन तीनों संख्याओं का लासा बताना है। तो देखो, आपसे बनता होगा कि लासा कैसे निकाला जाता है। तो देखो, जिन विद्यार्थियों से लासा निकालते नहीं बनता है तो देख लो। 24 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़ा में 24 आता है तो पहले 2 से काटा जाएगा। तो ये 15 नहीं कटेगा 2 से, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। 2 से 18 कटेगा, 2 नम 18, और 2 से 24 कटेगा, 12 दूनी 24। फिर 2 से काटेंगे, ये 15 नहीं कटेगा तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। 2 से 9 नहीं कटेगा तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, और 2 से 12 कटेगा, 2 छक 12। अब देखो, फिर 2 से काटा जाएगा, ये 15 नहीं कटेगा तो 15 ज्यों का त्यों रहेगा। ये 9 नहीं कटेगा, और दुत्ती 6। अब देखो, किससे काटा जाएगा। 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि 2 के पहाड़ा में ना तो 15 आता है, ना तो 9 आता है, ना तो 3 आता है। तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो किससे काटा जाएगा। 3 से काटा जाएगा। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखो, 3 से अभी 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा तो ये ज्यों का त्यों। 3 एकम 3, और 1 नहीं कटेगा तो ये ज्यों का त्यों। अब काटा जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5। तो देखो, अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। तो देखो, गुणा करो। 5 ती 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 180 दूनी 360। तो इन तीनों संख्याओं का लासा क्या होगा। इन तीनों संख्याओं का लासा 360 होगा। ठीक है, तो देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो हमें क्या बताना है। हमें 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल बताना है। तो देखो, शून्यकों का योगफल होता क्या है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। ठीक है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो देखो, बहुपद दिया गया है 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये हमारा बहुपद दिया गया है। तो देखो, यदि हमें शून्यकों का योगफल निकालना है तो इसके लिए हमें b पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए। तो ये हमारा द्विघात बहुपद दिया गया है। तो द्विघात बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद से कर लो तो तुम्हें b और a का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, द्विघात बहुपद क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यदि इसकी तुलना यदि इससे कर लेंगे तो a का मान निकल आएगा। a का मान क्या होगा, 3 होगा। b का मान क्या होगा, b का मान 5 होगा। c का मान क्या होगा, c का मान -2 होगा। ठीक है, तो अब देखो, -b/a, तो b का मान क्या है, 5 है, तो -5। a का मान क्या है, a का मान 3 है। तो हमें शून्यकों का योगफल बताना था। तो शून्यकों का योगफल क्या आया, -5/3। तो देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है,
गा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। हमें क्या बताना है? बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो देखो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं और एक बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 3,4 और बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी हमें बताना है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र होता है। तो देखो इसके लिए हमें x1, x2, y1, y2 का मान पता होना चाहिए। तो देखो ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तो इसकी तुलना हम करते हैं x1, y1 और इसकी तुलना करते हैं x2, y2 से। तो इससे हमें x1, x2, y1, y2 का मान पता चल जाएगा। तो देखो x1 क्या है? x1 0 है, माइनस x2 क्या है? 3 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है? y1 0 है, माइनस y2 क्या है? y2 4 है, इसका स्क्वायर। अब देखो -3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। -4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। अब देखो 16 9 क्या होता है? 25 और 25 किस संख्या का वर्ग होता है? 5 का होता है। तो हमें दो बिंदुओं की बीच की दूरी बताना था। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकल के आई 5। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको घ नंबर का प्रश्न देखना है। इसमें लिखा है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आगे लिखा है कि त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक है, हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं? समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, और ये दोनों समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि इसका मध्य बिंदु, ठीक है, इसका यानी इस रेखा का BC रेखा का मध्य बिंदु D है। तो देखो हमने दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE इस प्रकार हमने बनाया है कि BC रेखा का मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो देखो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि समान होती हैं तो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो सवाल में ये दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज इस प्रकार हैं कि BC रेखा का मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो हमने इन दोनों त्रिभुज को इस प्रकार बनाया है कि BC रेखा का मध्य बिंदु D हो। ठीक है, तो देखो हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो पहले हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करें? समरूप सिद्ध कर दें। ठीक है, तो देखो पहले लिखे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE में। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE। ठीक है, त्रिभुज BDE में। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE में। ठीक है, तो देखो हमने अभी बताया कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की
तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, यानी बराबर होंगी। ठीक है, तो देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक है, इसी प्रकार इसका लिख दो बी डी बराबर बीई। ठीक है, बीई बराबर डी। ठीक है, तो देखो ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो साइड 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 से क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो क्या होता है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यदि दोनों त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो लिखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, हमने अभी क्या कहा, हमने ये कहा था कि यदि दोनों त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो हमने दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कर दिया। ठीक है, और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो कैसा लिख सकते हैं, BC बट्टे BD लिख सकते हैं। ठीक है, BC बट्टे BD लिख सकते हैं। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यदि दोनों त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो BC की जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखो BC का मध्य बिंदु क्या है, BC का मध्य बिंदु D है। ठीक है, यानी यदि BC रेखा का यदि आधा कर दिया जाएगा तो BD के बराबर हो जाएगा, यानी BC रेखा को यदि आधा कर देंगे तो BD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि BC रेखा का मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो यदि BC रेखा को यदि आधा कर देंगे तो BD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लिख सकते हैं, BD बराबर 1/2 BC लिख सकते हैं। ठीक है, यदि BC रेखा का यदि आधा कर देंगे तो BD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें BC का मान चाहिए, तो देखो 2 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। ठीक है, बराबर BC। ठीक है, तो अब देखो BC के जगह क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो BC की जगह 2BD ये लिख दो, 2BD ये लिख दो। ठीक है, बटे BD। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो BD से BD कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 2 नीचे 1। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसे ऐसा लिख सकते हैं 4:1। ठीक है, तो हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना था, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1
1 आ गया, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आपको अंगा नंबर का सवाल देखना है। देखो इसमें लिखा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश के बराबर है। ठीक है, तो देखो पहले का अंगा नंबर का सवाल है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, तो अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश लिखा है, और देखो 45 अंश का मान होता है 1, तो क्या करेंगे 1 के स्क्वायर कर देंगे बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर कर दो। फिर 1 माइनस 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, 1 में 1 घटाएंगे क्या होगा 0 होगा, और 1 1 क्या होगा 2 होगा। तो अब देखो 0 में से 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। 0 किसका मान होता है, 0 होता है cos 90 अंश का मान। ठीक है, आपको 4 नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यदि निकाली जाती है तो इसकी प्रकृति होगी। ठीक है, तो देखो थैले में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंदें हैं, तो इनमें से यदि एक लाल गेंद यदि निकाली जाती है तो इसकी प्रकृति होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ये जो सवाल है प्रकृति वाला सवाल है, और प्रकृति वाला चैप्टर आपके कोर्स से इस साल हटा दिया गया है, तो ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें ये दिया गया है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं इसको जो है सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो एक थैले में 3 लाल गेंद है, यानी लाल गेंद क्या है 3 है, और काली गेंद क्या है, काली गेंद 5 है। तो हमें लाल गेंद की प्रकृति बताना है। यदि लाल गेंद यदि निकाली जाती है तो लाल गेंद की प्रकृति क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो कुल गेंद कितनी होंगी, कुल गेंद कितनी होंगी, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 प्लस 5 क्या होगा 8 होगा। ठीक है, तो देखो लाल गेंद निकालने की प्रकृति हमें बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रकृति बताना हमें कि लाल गेंद यदि निकाली जाएगी तो इसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखो हमें लाल गेंद निकालना है, तो क्या लिखेंगे लाल गेंद बटे कुल गेंद, ये लिखेंगे। तो देखो लाल गेंद कितनी है 3 है, और कुल गेंद कितनी है 8 है। तो देखो यदि लाल गेंद यदि निकाली जाएगी तो लाल गेंद निकालने की प्रकृति क्या होगी 3/8 होगी। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आपको दूसरे नंबर का देखना है। दूसरे नंबर लिखा है सभी खंड कीजिए
तो देखो दूसरे नंबर में का, खा, गा, घा ये सभी खंड दिए गए हैं। इन सभी खंडों को हमें हल करना है। तो देखो आपको दूसरे का नंबर का सवाल नहीं पढ़ना, क्योंकि ये प्रयोक्ता वाला सवाल है और प्रयोक्ता वाला सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। यदि आपको इस सवाल का यदि सॉल्यूशन चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसमें हम आपको इस सवाल का सॉल्यूशन भेज देंगे। तो आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है कि चित्र में DE समांतर BC है, यानी देखो ये DE समांतर BC है। फिर लिखा है भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें भुजा AD की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो आगे लिखा है कि जबकि दिया गया है कि AE 2.7 सेंटीमीटर, AE ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2.7 सेंटीमीटर है, और आगे लिखा है BD 10.8 सेंटीमीटर। तो देखो BD कहाँ है, BD ये है, ठीक है, ये है 10.8 सेंटीमीटर, और CE 8.1 सेंटीमीटर। तो देखो CE ये है, इस भुजा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 8.1 सेंटीमीटर है। तो हमसे देखो पूछा क्या है, हमसे AD की लंबाई पूछा है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो सवाल में ये दिया है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, DE समांतर BE है। तो देखो यदि रेखाएं यदि समांतर होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यदि रेखाएं यदि समांतर होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। जितने अंश का यहाँ कोण बनेगा उतने अंश का यहाँ बनेगा, जितने अंश का यहाँ बनेगा उतने अंश का यहाँ बनेगा, ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुज को पहले ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में, ठीक है, त्रिभुज ADE में, ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में। तो देखो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो क्या होगा, इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो लिख देंगे कोण ADE किसके बराबर होगा, कोण ABC के, कोण ABC के बराबर होगा। और कोण AED किसके बराबर होगा, कोण ACB के, कोण ACB के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों रेखाएं समांतर थी, तो हमने इनके संगत कोण बराबर कर दिए। कोण ADE बराबर होगा कोण ABC के, ठीक है, और AED बराबर होगा कोण ACB के, ठीक है। तो देखो और एक कोण और बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो कोण A बराबर कोण A होगा, ठीक है। ये कोण दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो कोण A बराबर कोण A होगा, ठीक है। A से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADE, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है।
तो देखो क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। क्या लिखेंगे, ए सी बटे ए ई लिखेंगे। तो अब देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी को ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि ए डी और बी डी जोड़ेंगे तो पूरा क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, यानी ए बी को ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो बट्टे ए डी और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस सी ई लिख सकते हैं। ए ई प्लस सी ई ये लिख सकते हैं बटे ए ई। अब देखो ए डी हमें निकालना है, यहाँ पे क्या है, ए डी है। ठीक है, ए डी है। ठीक है, प्लस बी डी ये रहा 10.8 बट्टे ए डी बराबर ए ई क्या है, ए ई 2.7 है, सी ई क्या है 8.1 है बट्टे ए ई क्या है, ए ई 2.7 है। अब आगे देखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करो 2.7 ए डी होगा प्लस 10.8 गुणे 2.7 करेंगे तो देखो 10.8 गुणे 2.7 तो 7 8 56 7 कम 7 गुणे 8 दूनी 16 2 कम 2 6 6 5 11 7 1 8 8 1 9 और 2 दशमलव आएगा 2 अंक के बाद। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा 29.16 होगा। ठीक, तो अब देखो इसका गुणा इसमें क्या होगा 10.8 ए डी होगा। अब देखो इसको ऐसा ले आए 2.7 ए डी माइनस 10.8 ए डी, इसको ऐसा ले जाएंगे ये माइनस को जाएगा 29.16। तो अब आगे देखो इसमें इसको घटा लेंगे तो क्या बचेगा 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। तो क्या आएगा -8.1 ए डी ये आएगा माइनस 29.16। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ए डी बराबर होगा 29.16 बटे 8.1। तो अब देखो इसमें से इसका भाग दे दिया जाएगा तो ए डी का मान आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इसमें से इसका यदि भाग देंगे तो ए डी का मान आएगा 3.6 सेंटीमीटर। हमें ए डी निकालना था, ए डी निकल आया।
अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, ये सवाल इस सेट में दिया गया है, तो इसलिए हम आपको हल करके बताए दे रहे हैं आपके नॉलेज के लिए कि आपने यदि किताब ना पढ़ी हो तो आपसे किताब के सवाल बनने लगे। ठीक है, तो देखो घ नंबर का सवाल है, दूसरे का घ नंबर का सवाल है। ठीक है, समांतर श्रेणी लिखी है 21, 18 डॉट डॉट। ठीक है, और हमें 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें 15वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान 15 है। ठीक है, तो देखो सूत्र लगाते हैं। तो देखो पहले ये जो प्रथम पद है, प्रथम पद ये हमारा a होता है। ठीक है, प्रथम पद हमारा a होता है और सर्वांतर निकालेंगे। ठीक है, तो सर्वांतर को d से लिखा जाता है और सर्वांतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं, तो 18 में से 21 घटा देंगे तो सर्वांतर निकल आएगा। 18 में से 21 घटाओ तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो अब आगे देखेंगे, तो देखो सूत्र होता है इसके लिए an बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, तो देखो हमें 15वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 15 यानी हमें 15वां पद निकालना है। ठीक है, तो देखो a का मान 21 है प्लस n का मान 15 है माइनस 1 और d का मान क्या है, d का मान माइनस का 3 है। तो अब देखो 21, तो यहाँ पे देखो पहले 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 14 होगा, और 14 गुणे माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा, 14 × 42 होगा। तो अब देखो इसमें से इसको घटा लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 21 आएगा। तो हमें 15वां पद निकालना है, तो 15वां पद क्या आएगा, माइनस का 21 आएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आपको तीसरे नंबर देखना है। इसमें लिखा है कि सभी खंड कीजिए। तो देखो तीसरे नंबर में ये सभी खंड दिए गए हैं, का, खा, गा, घा। ठीक है, ये सभी खंड दिए गए हैं। इन सभी खंडों को हमें हल करना है और प्रत्येक खंड जो है 2 नंबर का है। तो देखो आपको तीसरे का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि 241/4000 बराबर 241/2 की घाते m गुणे 5 की घाते n, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। जहां m और n पूर्णांक हैं, भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। ठीक है, तो देखो पहले सवाल को लिख लेते हैं। तीसरे का नंबर का सवाल है और हमें इसमें m और n का मान निकालना है। तो ये 2 नंबर का सवाल है और ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। तो देखो कैसे m और n का मान निकलेगा। तो देखो 241/4000 बराबर 241/2 की घाते m गुणे 5 की घाते n। तो देखो
4000 के हम गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो 4000 के गुणनखंड करें तो देखो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 0 0, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 0 0, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 0 0, अभी ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 बना, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो अब देखो किससे काटेंगे, तो ये अब कटेगा 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 से फिर काटेंगे, 5 25, 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5, तो देखो 241 बटे 4000 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो हमने 4000 के गुणनखंड किए हैं, तो 4000 के ये गुणनखंड हुए हैं, तो देखो हम 4000 को क्या लिख सकते हैं, 4000 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो देखो इसमें कितने 2 हैं, इसमें 5 2 हैं, तो हमने 5 2 लिख दिए। अब देखो 5 कितने हैं, 3 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो अब देखो बराबर 241 बटे 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n है। तो अब यहाँ देखो 241 बटे, यहाँ पे देखो 2 कितने हैं, 2 5 है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 की घाते 5 गुणे 5 कितने हैं, 5 3 है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 की घाते 3 लिख सकते हैं, बराबर 241 बटे 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n। तो अब देखो यदि इन दोनों की यदि तुलना करें तो देखो 2 की घाते m है, यहाँ पे 2 की घाते 5 है, तो m का मान क्या होगा, m का मान होगा, m का मान 5 होगा। अब देखो 5 की घाते n है और यहाँ पे 5 की घाते 3 है, तो n का मान क्या होगा, n का मान होगा 3। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको तीसरे का ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखो पदों की संख्या यानी हमें n का मान निकालना है और सर्वांतर यानी हमें d का मान निकालना है। तो देखो इसमें दिया क्या गया है, इसमें प्रथम पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है और योग दिया गया है। तो प्रथम पद हमारा a है, ठीक है, और अंतिम पद ये किसका मान है, अंतिम पद ये l का मान है या an कह सकते हैं कि an का मान है, ठीक है। तो देखो पहले लिख लेते हैं तीसरे का ख नंबर का सवाल है। इसमें दिया गया है प्रथम पद दिया गया है। प्रथम पद को हम ऐसे लिखते हैं, a का मान दिया गया 5 और अंतिम पद को हम l से लिखते हैं, l का मान दिया गया है 45 या कह सकते हैं कि an का मान दिया है। तो अब देखो योग दिया गया है यानी ये हमारा n का मान दिया गया है 400। तो देखो
इसके लिए 3 सूत्र होते हैं। 3 सूत्रों में से आपको देखना है कि कौन सा सूत्र लगा दें तो हम जो है n का मान निकाल लें और d का मान निकाल लें। तो देखो हम आपको तीनों सूत्र लिखे दे रहे हैं। 3 सूत्रों में से आपको देखना है कि तीनों सूत्रों में से कौन सा सूत्र लगा दें कि n और d का मान निकल आए। तो देखो एक सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d कोष्टक बंद, और दूसरा होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l an बराबर a प्लस n-1 और d। ठीक है, तो देखो ये 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों में से हमें ये देखना है कि 3 सूत्रों में से किस सूत्र का हम यूज कर दें तो n और d का मान निकल आए। तो देखो यदि यूज करें तो पहले देखो इसमें दिया क्या गया है, इसमें a का मान दिया गया है और l का मान दिया गया है और Sn का मान दिया गया है। तो देखो यदि पहला लगाएं तो देखो Sn का मान 400 दिया गया है और n का मान हमारे पास है नहीं है, n का मान हमें निकालना है और a का मान दिया गया है और ये n का मान नहीं दिया गया है, ना d का मान दिया गया है। तो देखो ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें n और d ये दोनों निकालना है। तो इसमें जो है 2 मान नहीं है, तो 2 मान नहीं है तो ये नहीं लगेगा। तो दूसरा देखेंगे, Sn हमारे पास है और n हमें निकालना है, ये हमारे पास है और l भी हमारे पास है। तो देखो इसमें हमारे पास Sn है और a है और l है और n हमें निकालना है। तो देखो इसमें 3 चीज हमारे पास हैं, खाली हमारे पास n का मान नहीं है, तो n का मान हमें निकालना है। तो यदि ये वाला सूत्र यदि लगा देंगे तो n का मान निकल आएगा। तो अब देखो तीसरा यूज करें तो तीसरे में n और d ये दोनों आ रहे हैं और इन दोनों को हमें निकालना है, तो ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। तो देखो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे तो पहले हम n का मान निकालने किसी तरह, तो यदि n का मान निकल आएगा तो ये वाला सूत्र यूज कर देंगे तो d का मान निकल आएगा, या तो ये वाला सूत्र यूज कर देंगे तब भी d का मान निकल आएगा। क्योंकि देखो यदि हमारे पास n निकल आएगा तो n की जगह रख देंगे Sn का मान दिया गया है और d का मान हमें निकालना है, तो d का मान निकल आएगा। तो पहले हम क्या करें, n का मान निकालें किसी तरह। यदि n का मान निकल आएगा तो चाहे ये वाला सूत्र लगा दें चाहे ये वाला सूत्र लगा दें तो d का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला सूत्र लगाएं हम, तो ये वाला सूत्र लगाएं Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो देखो Sn क्या है, 400 है, n क्या है, n हमें निकालना है बटे 2, a क्या है, a 5 है प्लस l क्या है, l 45 है। अब देखो इसका गुणा इसमें, तो देखो क्या होगा, 400 गुणे 2 करेंगे n
और देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 50 होगा। अब देखो n बराबर क्या होगा, तो देखो n बराबर n के गुणा में 50 लगा है तो ये इस साइड आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे 400 के, इसके 400 गुणे 2 के बटे में, तो बटे में लिख देते हैं। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसमें भाग दे देंगे, 50 40 होता है, तो क्या बचा 8 गुणे 2 ये बचा, तो 8 गुणे 2 कर देंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, यानी n का मान आ जाएगा 16। तो देखो n का मान हमें निकालना था, तो n का मान निकल आया हमें, यानी हमें n का मान निकालना था तो n का मान निकल आया। और हमें अब सर्वांतर निकालना है तो d का मान निकालना है, तो d का मान निकाल लेते हैं। तो देखो हम ये वाला सूत्र यूज कर देंगे तो d का मान निकल आएगा, या हम ये वाला सूत्र यूज कर देंगे तब d का मान निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास SN भी है, N भी है, A भी है, N भी है और D नहीं है। तो यदि हमें सर्वांतर निकालना है तो यदि ये वाला सूत्र लगा दें या ये वाला सूत्र लगा दें तो D का मान निकल आएगा। तो हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे, चाहे ये वाला कर सकते हैं, D का मान निकालना है तो यदि ये वाला भी यूज कर देंगे तब भी D का मान निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास AN है और A का मान है, N का मान है, D का मान निकालना है। तो देखो AN का मान क्या है, AN का मान ये रहा 45 बराबर A का मान 5 है, 5 प्लस N का मान अभी निकाला 16 आया -1 D, ठीक है। तो अब देखो इसको ऐसा ले आओ, 45 माइनस का 5 हो जाएगा बराबर, इसमें इसको घटा लो क्या होगा 15 होगा इंटू D। अब देखो इसमें इसको घटाओ क्या होगा 40 होगा 15 D। अब देखो D बराबर क्या होगा 40 बटे 15 ये होगा। अब देखो 5 से ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो 15 40 और 5 15। तो देखो D का मान क्या आ जाएगा, D का मान आ जाएगा 8/3। तो हमें देखो सर्वांतर निकालना था तो सर्वांतर निकाल लिया, और n का मान निकालना था तो n का मान भी निकाल लिया। ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी वाला सवाल है और समांतर श्रेणी वाला चैप्टर आपके कोर्स से हटा दिया गया है, तो आपके पेपर में ये सवाल नहीं आएगा। ये सवाल हमने इसलिए आपको बता दिया कि यदि आप किताब के सवाल लगाओ तो किताब के सवाल आपसे बन जाए। ये सवाल हमने आपके नॉलेज के लिए बताया कि कम से कम यदि समांतर श्रेणी वाला कोई सवाल यदि आपसे कोई पूछ लेता है तो आप जो है बता सको, ठीक है। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। तो ये वाला सवाल पेपर में 2 नंबर का आता है। तो आपको इस सवाल को 3 बार लगा लेना है क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। तो देखो ग नंबर का सवाल है, तीसरे का ग नंबर का सवाल है। इसे देखो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें वह अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें जो है अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड। तो पहले क्या करें,
इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड खींच लें। तो हमने एक रेखाखंड AB खींचा, तो बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, -3, 10 होंगे, और बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे, 6, -8 होंगे। और किसके द्वारा विभाजित होता है, -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। तो यहाँ पे P बिंदु और P बिंदु के निर्देशांक -1, 6। तो देखो ये जो रेखा है, इस रेखा को ये P बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें निकालना है। तो देखो ये जो P बिंदु है, AB रेखा को M1 अनुपाते M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें M1 अनुपाते M2 का मान निकालना है, M1 अनुपाते M2 का मान निकालना है। तो देखो M1 अनुपाते M2 का मान कैसे निकलेगा। तो देखो ये जो P बिंदु है, AB रेखा को M1 अनुपाते M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो हम मान लेंगे, ये मानेंगे कि P बिंदु AB रेखा को के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो P बिंदु है, AB रेखा को के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारा M1 का मान होगा, ये हमारा M2 का मान होगा, और ये X1 है, ये Y1 है, और ये X2 है, और ये Y2 है, और ये X का मान है, और ये Y का मान है। तो देखो हमें K का मान निकालना है। तो देखो हम सूत्र लगा देंगे, X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। तो देखो X क्या है, X -1 है, M1 क्या है, M1 K है, X2 क्या है, X2 6 है, गुणे 6 प्लस M2 क्या है, 1 है, गुणे X1 क्या है, -3 है, -3 लिख देते हैं, बटे M1 क्या है, M1 K है, प्लस M2 क्या है, M2 1 है। तो देखो इसके बटे में 1 लिखो और कैंची गुणा करा दो। तो इसका गुणा इसमें कराओ तो माइनस का की होगा, इसका गुणा 1 में कराओ तो माइनस का 1 होगा, 1 का गुणा इसमें कराओ तो 6 की होगा, प्लस इसका गुणा इसमें कराओ तो क्या होगा, माइनस का 3 होगा। ये प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 गुणे -3 करेंगे तो -3 होगा, और -3 का गुणा 1 में कर देंगे तो -3। ठीक है, तो अब देखो के वालों को एक साइड और संख्या को एक साइड भेज देते हैं। माइनस के इसको इस साइड ले आए, माइनस का 6 के बराबर माइनस का 3, इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 7 की होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, क्या होगा, घट जाएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के का मान क्या आएगा, 2/7 आएगा। तो देखो हमने M1 अनुपाते
M2 को क्या माना था, K अनुपाते 1 माना था। तो देखो K का मान आया हमारा 2/7 और इसको यदि बटे में लिखेंगे तो 1 का यदि किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही आता है, यानी M1 अनुपाते M2 का मान इसे क्या लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटा, इसके बटे में 7। ठीक है, तो इसे ये लिख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना था, हमें अनुपात निकालना था। तो अनुपात आ गया 2/7। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसी कायदे का सवाल हमने सेट नंबर 6 का 5वें का ख नंबर सवाल ये बताया था। तो 5वें का ये ख नंबर का सवाल इसी कायदे का सवाल है। ये दोनों सवाल एक ही तरह के सवाल हैं। तो यदि आपने अभी तक 2020 के सेट नंबर 6 का यदि वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखो सवाल में कह रहा था कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है, यानी घन का आयतन दिया गया है। घन का आयतन दिया गया है 343 घन सेंटीमीटर। घन का आयतन दिया गया है 343 घन सेंटीमीटर और इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। तो इसके लिए हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान पता होना चाहिए। तो देखो 2 घन को मिलाकर घनाभ बनाया गया। ठीक है, तो देखो घन की कोरे क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी लंबाई a होगी तो चौड़ाई a होगी और ऊंचाई भी a होगी। और इसी प्रकार इसकी लंबाई a होगी, चौड़ाई a होगी तो ऊंचाई भी a होगी, क्योंकि घन की कोरें बराबर होती हैं। तो देखो इन दोनों घन को मिलाकर घनाभ बनाया गया। ठीक है, तो एक घन ये है और एक घन ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कोर क्या होगी, a होगी। यहाँ से यहाँ तक कोर a होगी और इसमें ये चौड़ाई है। ठीक है, ये क्या है, चौड़ाई है। तो चौड़ाई a होगी और ऊंचाई a होगी। तो देखो घनाभ की लंबाई क्या होगी, तो a प्लस a जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a होगा। यानी घनाभ की लंबाई 2a होगी और चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई a होगी और ऊंचाई a होगी। यानी देखो घनाभ की लंबाई 2a है और चौड़ाई क्या है, a है और ऊंचाई क्या है, a है। तो यदि हमें
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है तो एक का मान निकल आना चाहिए। एक का मान निकल आएगा तो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये पता चल जाएगा। तो एक का मान निकालना है तो सवाल में घन का आयतन दिया है, यहाँ से एक का मान निकल आएगा क्योंकि घन के आयतन का सूत्र होता है 1⁻³ बराबर 343। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से यदि क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे क्यूब लग जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 343 किस संख्या घन होता है? 7 7 49, 49 7 343, तो ये होता है 7 का घन। तो एक का मान आएगा 7 सेंटीमीटर। तो देखो हमें एक का मान निकालना था तो एक का मान निकल आया, तो लंबाई निकल आएगी। क्या करेंगे? 2 गुणे एक का मान आया 7, तो क्या होगा? 14 होगा। ठीक है, क्या होगा? 14 होगा। ठीक है, और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चौदह सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई ए थी, एक का मान आया 7, तो 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई ए है, एक का मान आया 7, तो 7 सेंटीमीटर। तो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता हो गई, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो निकालेंगे 2 लंबाई क्या है? लंबाई 14 है, 14 गुणे चौड़ाई क्या है? 7 है। चौड़ाई क्या है? 7 है। ऊंचाई क्या है? 7 है। ऊंचाई क्या है? 7 है। लंबाई क्या है? 14 है। तो अब देखो 14 सत्ते क्या होता है? 98, और 7 सत्ते क्या होता है? 49, 49 प्लस 14 सत्ते 98। तो अब देखो 2 लगा है इसके गुणा में, तो 2 गुणे इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 245 होगा। अब देखो क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 1 9, 2 दूनी 4। तो क्या आ जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 490 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको चौथे के का नंबर से बताएंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा।